हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात कर रहे थे। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर हमने बात की थी कि बॉन्ड्स है वो कैसे बनते हैं, यानी शुगर एंड नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है नाइट्रोजन बेस के मध्य वो कैसे बन रहे हैं, वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं। आज अपन नेक्स्ट बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे कि एक डीएनए के अंदर या एक न्यूक्लियोटाइड्स में कितने टाइप्स के बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं। उन बॉन्ड्स के बारे में बात करेंगे जो कि डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए, डीएनए के अंदर डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले एक रूल आता है जिसको अपन चारागाफ रूल कहते हैं। चारागाफ रूल हालांकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर ज़्यादा डिटेल से पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ बॉन्ड समझने से पहले चारागाफ ने दो चार बात बताई थी। वो क्या बात बताई थी उसके बारे में कुछ देखते हैं। चारागाफ रूल। तो चारागाफ रूल ने नाइट्रोजन बेस के मध्य बनने वाले बॉन्ड्स के बारे में बताया, उनके कंपोजिशन के बारे में बताया, ये सब चीजें बताई। तो उन्होंने सबसे पहले क्या बताया कि एडिनिन है वो हमेशा थायमीन के साथ में बॉन्डिंग करेगा, और वो भी कितनी बॉन्डिंग, डबल बॉन्ड्स के साथ में। यानी कि एडिनिन हमेशा थायमीन के साथ में बॉन्डिंग करता है और वो डबल बॉन्ड के साथ में करता है। इसके अलावा जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ बॉन्ड करेगा और वो भी ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो ये चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के अंदर अपन बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, और बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ना पड़ेगा अपने को, चारग्राफ रूल के अंदर कि ये चीजें हैं वो सारे चारग्राफ ने ही बताई थी। इसके अलावा और क्या बताया कि डीएनए के अंदर एडिनिन एंड ग्वानिन यानी कि प्यूरिन एंड पायरिमिडिन की बात हमने की थी। तो एडिनिन प्लस ग्वानिन का रेशियो बराबर किसके होता है, थाइमिन प्लस साइटोसिन, ये उन्होंने बताया। लेकिन एडिनिन प्लस थाइमिन ये ग्वानिन एंड साइटोसिन के रेशियो से इक्वल हो ये जरूरी नहीं है। यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म, अकॉर्डिंग टू स्पीसीज ये चीज वेरी कर सकती है, लेकिन एडिनिन एंड ग्वानिन प्लस थायमिन एंड साइटोसिन इनका रेशियो जो होता है वो हमेशा बराबर देखने को मिलेगा। जैसा कि आप बोल रहे हो कुछ बैक्टीरिया का जीनोम जो होता है वो हो सकता है कि जी सीरीज जीनोम हो या यूकेरियोट्स का एटीरीज जीनोम हो। तो ये जो जीनोम की कंसंट्रेशन है वो स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी कर सकती है। इसके अलावा एडिनिन प्लस ग्वानिन एंड थायमिन साइटोसिन का रेशियो जो है वो हमेशा इक्वल रहता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात अपने लिए चारग्राफ के बारे में क्या है कि एडिनिन है वो थायमिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा, ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। और भी बहुत सारी बातें बताई थी चारग्राफ ने, लेकिन अपने बायोकेमिस्ट्री के अंदर अपन बॉन्डिंग पढ़ेंगे और बॉन्डिंग के अंदर हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि नाइट्रोजन बेस आपस में बॉन्ड कैसे करेंगे, नाइट्रोजन बेस के साथ शुगर कैसे बॉन्डिंग करेगी, एंड उसके साथ में फिर फॉस्फेट है वो कैसे बॉन्ड करेगा। तो देखते हैं, ये अपने कुछ नाइट्रोजन बेस हैं जो आपस में पेयरिंग कर रहे हैं। ये अपने कुछ नाइट्रोजन बेस है जो आपस में बेस पेयरिंग कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि प्यूरिन एंड ये पायरिमिडीन है, यानी कि ये क्या है, एडिनिन है, ये NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप के साथ में इसके साथ डबल बॉन्ड हो रही है। तो इसमें से ये मिथाइल ग्रुप ये हो गया, एंड ये प्यूरिन एंड पायरिमिडिन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड कर रहे थे। और ट्रिपल बॉन्ड कौन से कर रहे थे, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ट्रिपल बॉन्ड कौन से पे बेस पेयर कर रहे थे, ग्वानिन एंड साइटोसिन। तो ये ग्वानिन एंड साइटोसिन ने ट्रिपल बॉन्ड बेस पेयरिंग की है। इसके अलावा ये एडिनिन एंड थाइमिन, एडिनिन एंड थाइमिन ने डबल बॉन्ड के साथ में बेस पेयरिंग की है। इस प्रकार से नाइट्रोजन बेस हैं वो आपस में
बेस पेयरिंग शो करते हैं। और बेस पेयरिंग के अंदर प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, यानी कि दोनों के अंदर ये भी प्यूरिन एंड पायरिमिडीन है और ये भी प्यूरिन एंड पायरिमिडीन है। ये ग्वानिन एंड साइटोसिन है जो आपस में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में बॉन्डेड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो NH2, यहाँ पर भी आप देख रहे हो NH2, और ये एक नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर ये स्पेसिफिक टाइप की बॉन्डिंग शो कर रहा है। इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड शो कर रहा है और ये है वो डबल बॉन्ड शो कर रहा है। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन वो बॉन्ड ग्वानिन करता है, यानी कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा नाइट्रोजन बेस पेयर करेगा? ग्वानिन। सबसे ज्यादा इसी की कंसंट्रेशन होती है। तो इसके अलावा अगर आरएनए की बात करेंगे तो यहाँ पर इस आर की जगह कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कि इस आर का मतलब क्या है? यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। आर का ग्रुप क्या है? इसका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन बेस हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बेस पेयरिंग शो कर रहे हैं, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये इनकी बेस पेयरिंग है। देन नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये कुछ बॉन्ड हैं जो नाइट्रोजन बेस के साथ में शुगर ऐड है और शुगर के साथ में फॉस्फेट। तो इस प्रकार से अपने पास में क्या क्या है? एक तो नाइट्रोजन बेस है प्लस शुगर है प्लस फॉस्फेट ग्रुप है, 3 चीजें हैं, यानी कि ये एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड इसको मान सकते हैं। यानी 3 चीजें इसके ऊपर प्रेजेंट है तो इसको मतलब क्या मान सकते हैं अपन? कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, जो नाइट्रोजन बेस प्यूरिन का नाइट्रोजन बेस है वो N9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड करेगा, यानी इसका 9 नंबर नाइट्रोजन है वो शुगर के साथ में बॉन्डिंग करेगा। ये 9 नंबर नाइट्रोजन इसके साथ में बॉन्डिंग कर रहा है। इसके अलावा आप शुगर के साथ जो देख रहे हो फॉस्फेट ग्रुप ऐड है, और ये इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि क्या फॉस्फेट ग्रुप इसके अंदर बॉन्डिंग करते हुए ये दिखाई दे रहा है। तो नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट है। और ये जो फॉस्फेट एंड शुगर के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होता है इसको अपन बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। इसको अपन क्या बोल देंगे? फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। इसके अलावा आप अगर और देखोगे इसके साथ में और बॉन्ड जोड़ दोगे तो ये कुछ बॉन्ड है। यहां तक तो किसकी थी? यहां पे आप ये देख रहे हो कि एडेनिन है और इसके साथ में शुगर जुड़ी हुई है और एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। तो इसकी कंप्लीट नाम आप क्या दे दोगे? एडेनिन मोनोफॉस्फेट, जिसका आपने कभी ना कभी नाम सुना है, एडेनिन मोनोफॉस्फेट। और उसके साथ में अगर अपन 2 फॉस्फेट ऐड कर देंगे, 2 फॉस्फेट ऐड कर देंगे तो ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई? एडेनिन डाइफॉस्फेट, एडीपी। इसका नाम भी ये आपने काफी सुना है। देन इसके साथ में अगर अपन एक फॉस्फेट और ऐड कर देंगे तो अब ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई? एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका नाम तो आपने बहुत ही बार सुना है। तो इस प्रकार से एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड और आगे से आगे फॉस्फेट ग्रुप ऐड होते जाएंगे तो है उसकी आइडेंटिटी चेंज होती जाएगी। बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर आपको एटीपी सबसे ज्यादा एक एनर्जी करेंसी के रूप में काम करती है, यानी कि बायोलॉजिकल सिस्टम में एटीपी सबसे ज्यादा एनर्जी करेंसी के रूप में काम करती है। ये एनर्जी करेंसी के रूप में काम क्यों करती है? जैसा कि मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन बेस और शुगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और शुगर एंड फॉस्फेट है वो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये 2 फॉस्फेट हैं वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? ये 2 फॉस्फेट ग्रुप हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। इस बॉन्ड को बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। सॉरी, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड तो हो चुका है, इसको अपन बोलते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। इसको अपन क्या बोलेंगे? फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, ये बॉन्ड। तो इस प्रकार से एक
तीन बॉन्ड्स हैं वो कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर आपको दिखाई देते हैं, और ये तीनों के तीनों ही कोवैलेंट बॉन्ड है, यानी कि इसके अंदर कोई भी वीक बॉन्ड नहीं है, तीनों की तीनों ही कोवैलेंट बॉन्ड है। नाइट्रोजन बेस और शुगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। शुगर एंड फॉस्फेट है वो फॉस्फो एस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एंड दो फॉस्फेट हैं वो आपस में फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो सबसे ज्यादा एनर्जी रिच बॉन्ड जो होता है वो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड होता है, यानी कि जब आपको एटीपी एनर्जी देती है तो वो एनर्जी कैसे देती है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि एक तो ये बॉन्ड प्रेजेंट है और एक ये बॉन्ड, इसके अंदर दो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि इस एटीपी के स्ट्रक्चर के अंदर आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर दो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड प्रेजेंट हैं, और ये दोनों ही एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि यहाँ से एनर्जी मिलती है। जब फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलती है तो ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड टूट गया, तो आप क्या पढ़ते हो कि एटीपी जब आपको एनर्जी देगी तो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपको मिलेगा, यानी कि जब एटीपी एनर्जी देगी तो आपको एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलेगा। तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अलग क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ से ये बॉन्ड टूट चुका है, यहाँ से ये बॉन्ड क्या हो चुका है, टूट चुका है, और यहाँ से ये बॉन्ड टूट गया, तो इस बॉन्ड के टूटने से आपको एनर्जी मिली, और इस बॉन्ड के टूटने से एनर्जी मिली, तो पीछे दो ही फॉस्फेट बचे, पीछे कितने फॉस्फेट बचे, दो ही फॉस्फेट बचे, और दो ही फॉस्फेट बचे जिसका नाम हमने क्या दे दिया, जिसका नाम हमने दे दिया एडीपी। इसके अलावा ये फॉस्फेट अलग हो गया जिसको हमने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट नाम दे दिया। इस प्रकार से जो प्रोडक्ट बना वो एडीपी प्लस से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिला। तो इसके पास में दो एनर्जी रिच बॉन्ड है, एक तो एक नंबर ये और दो नंबर ये, लेकिन हमेशा बॉन्ड यही ज्यादातर केसेस में आप देखोगे कि बॉन्ड यही टूटेगा। तो बॉन्ड यही क्यों टूटेगा, ये बॉन्ड क्यों नहीं टूटा, ये बॉन्ड क्यों नहीं टूटा, या फिर ये फोस्फो एस्टर बॉन्ड क्यों नहीं टूटा, क्योंकि एनर्जी रिच बॉन्ड तो फोस्फो एस्टर ही है। हो सकता है कि ये फोस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड से कम एनर्जी देता है, लेकिन ये एनर्जी तो देता ही देता है, तो फिर ये बॉन्ड क्यों नहीं टूटा है। तो इसके अंदर देखिए, ये एक पहला नंबर का बॉन्ड टूटने की वजह ये है कि यहां पर आप देख पा रहे हो कि इस कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर एक, दो, तीन एंड चार, यानी कि -4 चार्ज आ गया, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, और बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ गया तो इसका मतलब हाईली नेगेटिव चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे को रिपल्स करेंगे, एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, दूर भगाने की कोशिश करेंगे, तो ये स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गई। लेकिन यहां तक अगर बात करोगे एक ही फॉस्फेट जुड़ा हुआ है तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसके पास में आपको -2 चार्ज दिखाई देगा, -2 चार्ज है वो -4 के कंपैरिजन में लेस है, यानी कि यहाँ पर आपको कम रिपल्सिव फोर्स लगता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जब एटीपी की स्ट्रक्चर प्रॉपर बनती है तो -4 होने के कारण, यानी हाईली नेगेटिव चार्ज होने के कारण इनके अंदर रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा होता है इसके अंदर रेजोनेंस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल हो जाती है। तो अनस्टेबल स्ट्रक्चर से स्टेबल होने के चक्कर में ये फर्स्ट नंबर बॉन्ड है वो सबसे पहले तोड़ दिया जाता है। कुछ केसेस के अंदर ये बॉन्ड नहीं तोड़ के 2 नंबर बॉन्ड तोड़ दिया जाता है, जिसके अंदर एटीपी से क्या मिलती है, एएमपी। कहाँ कहाँ आप ये भी देखोगे, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस या और कुछ केसेस के अंदर आप देखोगे कि एटीपी से एनर्जी मिलकर एडीपी नहीं बन रही बल्कि एएमपी मिल रही है, और अगर आपको एएमपी मिल रही है तो इसके अंदर इनऑर्गेनिक डाइफॉस्फेट मिलेगा आपको, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट नहीं मिलेगा, यानी कि यहां से बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड यहां से टूट रहा है। तो अगर 2 नंबर बॉन्ड टूट रहा है और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर अलग हो रही है तो इस केस में आप देखोगे कि ये जो IP2 है इसके पास भी एक एनर्जी रिच बॉन्ड बच जाता है, यानी कि 2 नंबर बॉन्ड तो टूट गया जिसकी वजह से आपको क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। लेकिन ये जो IP2 जो वेस्ट प्रोडक्ट आप जिसको मान रहे थे ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि इसके पास भी एक फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है, और फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है तो इसके पास भी एक एनर्जी रिच बॉन्ड बच जाता है। तो इस प्रकार से एटीपी से मोस्ट ऑफ है वो अनस्टेबल से स्टेबल होने के लिए बॉन्ड कौन सा टूटेगा, एक नंबर का बॉन्ड ही टूटेगा, जिससे कुछ स्टेबिलिटी आ जाती है, यानी कि नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ा कम हो जाता है।
इसीलिए एटीपी से एडीपी बनती है और एटीपी से एडीपी आसानी से बन सकती है, यानी फॉस्फो एनहाइड्रेट बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। आसानी से क्यों टूट जाता है? क्योंकि एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो जाती है, इसकी वजह से हाईली नेगेटिव चार्ज हो जाता है, जिससे स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो रही है। देन उसके अंदर लास्ट में देखोगे कि रेजोनेंस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से एटीपी जो है एडीपी में टूट जाती है। तो ये तो बात होगी किसके बारे में? एटीपी के बारे में। ये एक कंप्लीट एटीपी की स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ये न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस या डीएनए सिंथेसिस के अंदर ही भी पार्टिसिपेट करते हैं, जिसके अंदर एक शुगर से नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, इनके बाद में इनसे नेक्स्ट नाइट्रोजन बेस जुड़ जाएगा, यानी कि ये ऊपर मैंने आपको बताया था ये नाइट्रोजन बेस हैं, वो आपस में दूसरे नाइट्रोजन बेस के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे, और जो दूसरा नाइट्रोजन बेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया हुआ है उसके साथ में कोई शुगर जुड़ी हुई होगी, उसके साथ में वो दूसरा नाइट्रोजन बेस जुड़ा होगा। इस प्रकार से आपस में जुड़ते हुए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखते हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसी है, क्योंकि अपने को ये जानना है कि ये डीएनए एंड आरएनए की स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अपने को क्या जानना है कि ये डीएनए एंड आरएनए की स्ट्रक्चर को कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जुड़ी हुई है प्यूरीन एंड पाइरिमिडीन। एडिनिन एडिनिन एंड थाइमीन आप देख रहे हो 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ग्वानिन एंड साइटोसिन है वो 3 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, एडिनिन एंड थाइमीन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो जब ये एक न्यूक्लियोटाइड की या डीएनए की स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये तो 2 नाइट्रोजन बेस हो गए, इनके पास इनकी पर्टिकुलर शुगर है और यहाँ पर इनका पर्टिकुलर फॉस्फेट है, ये आपस में जुड़े हुए हैं। फिर इस फॉस्फेट से दूसरा शुगर जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, फिर इस शुगर से दूसरा फॉस्फेट और जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, फिर इस फॉस्फेट से अगेन शुगर जुड़ जाएगी। इस प्रकार से इस शुगर से अपना नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, इस शुगर से भी अपना नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, ठीक है, इस शुगर से भी नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, इस शुगर से भी, एंड ये शुगर है और ये शुगर है। तो इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते जाएंगे। यहाँ पर भी कोई दूसरी शुगर जुड़ी हुई दिखाई देगी आपको, यहाँ पर भी कोई दूसरी शुगर जुड़ जाएगी, यहाँ पर भी कोई दूसरी शुगर, यहाँ पर भी, और उनके पास में उनके नाइट्रोजन बेस हैं, वो जुड़ते जुड़ते एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और इस प्रकार से आपके एक डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप देख रहे हो कि ये बैकबोन यानी कि डीएनए के लास्ट में इनकी स्ट्रक्चर बीच में तो क्या है, नाइट्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है, नाइट्रोजन बॉन्ड एंड शुगर प्रेजेंट है, और जो लास्ट में जो बैकबोन जिसको बोलते हैं वो फॉस्फेट से बनी हुई है। इस प्रकार से एक कंप्लीट डीएनए की स्ट्रक्चर ऐसे आपको 3D फॉर्म में आप देखोगे तो वो आपको ऐसे दिखाई देती है, ये इसकी एक स्ट्रक्चर ऐसे आपको दिखाई देती है। इसके अंदर आप देख रहे हो कि बाहर की साइड में क्या है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। आप किसी भी साइड में देख लो, बाहर की साइड में आपको क्या बोलते हैं, फॉस्फेट ग्रुप दिखाई देंगे, यानी कि डीएनए का बाहरी पार्ट ये किनारा है वो फॉस्फेट से जुड़ा हुआ या फॉस्फेट से बंधा हुआ रहता है, ये फॉस्फेट से बंधा हुआ रहता है, और जो अंदर है, अंदर नाइट्रोजन बेस और शुगर प्रेजेंट होती हैं। अब बाहर फॉस्फेट होने की वजह से आप जानते हो कि फॉस्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फॉस्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जो डीएनए के ऊपर भी चार्ज कैसा आ जाता है, नेगेटिव। डीएनए पर भी इसकी वजह से चार्ज आ जाता है नेगेटिव, और डीएनए पर चार्ज नेगेटिव होने की वजह से ये जो इसके कुंडलन है दोनों, ये और ये थर्ड प्राइम एंड 5 प्राइम, ये दोनों एक दूसरे से दूर ही रहते हैं, आपस में चिपकते नहीं है। जैसा कि आप देख रहे हो, कटी हुई स्ट्रक्चर देख रहे हो, लेकिन इसको आपस में चिपकी हुई दिखाई नहीं दोगे, क्योंकि इसके ऊपर भी फॉस्फेट की वजह से नेगेटिव चार्ज है, और इस कुंडलन के ऊपर भी फॉस्फेट की वजह से नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से एक दूसरे को रिपल्सन करेंगी। रिपल्सिव फोर्स होने के कारण, रिपल्सिव फोर्स होने के कारण क्या आपको दिखाई देगा कि ये एक दूसरे से हमेशा दूर दूर ही दिखाई देते हैं, पास से दिखाई नहीं देते, क्योंकि जो डीएनए की बैकबोन है वो फॉस्फेट से बनी हुई होती है, और फॉस्फेट से बनी हुई होने के कारण इसके ऊपर चार्ज जो है वो नेगेटिव आता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको पीछे पीछे कुछ चीजें बताई, जैसा कि यहाँ से शुरुआत हमने की कि नाइट्रोजन बेस है वो आपस में कैसे जुड़े हुए दिखाई देते हैं, नाइट्रोजन बेस के साथ में शुगर एंड फॉस्फेट हैं वो आपको कैसे दिखाई देंगी, पर्टिकुलर बॉन्ड्स के बारे में बताया, फिर इनसे डीएनए कैसे बनता है, यानी कि आपस में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे बनती है, वो कुछ ऐसे बनती हुई आपको दिखाई देती है। आप इसको आराम से समझ सकते हो।
और बॉन्ड का पता लगाना हो तो वो भी लगा सकते हो, यानी कि ये कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। ठीक है, ये तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड हो गया और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। तो इसके अंदर आप यहाँ पर भी पता कर सकते हो। और इस फॉस्फेट से कोई दूसरी शुगर जुड़ी हुई होगी और फॉस्फेट और शुगर के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, अगेन फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा। इस प्रकार उस शुगर जो जुड़ी हुई है, यानी कि यहाँ पर ये जो शुगर जुड़ी हुई है उससे अपना कोई नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ होगा। इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स बन जाती है और इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको ऐसी कुछ दिखाई देती है। इसके अंदर भी आपको दिखाई दे रहा है कि जो रेड कलर वाले हैं वो एडिनिन है, जो पीले कलर येलो कलर वाले हैं वो थाइमिन है, एंड ये जो नीला है ब्लू कलर है वो ग्वानिन है, एंड जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है वो साइटोसिन है। और यहाँ पर ऐसे ही आपको दिखाई दे रहे हैं कॉम्बिनेशन, यानी कि ये पहला कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे हो, ये पहला कॉम्बिनेशन एडिनिन एंड थाइमिन का कॉम्बिनेशन है, एंड यहाँ पर आप दूसरा कॉम्बिनेशन देख पा रहे हो, ये किसका कॉम्बिनेशन है, ग्वानिन एंड साइटोसिन की। तो इस प्रकार से शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, बेस पेयरिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो डीएनए और आरएनए के ऊपर चार्ज हमेशा नेगेटिव आता है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इनका ऐसे मानना होता है कि डीएनए और आरएनए पर काई का चार्ज होता है, डीएनए और आरएनए पर चार्ज होता है और वो भी हाईली नेगेटिव चार्ज होता है शुगर फॉस्फेट बैकबोन इसके अंदर, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। बाहर की तरफ से आपको सबसे बाहर फॉस्फेट दिखाई देता है और फॉस्फेट के अंदर आपको दिखाई देता है शुगर, और सबसे अंदर आपको क्या दिखाई देता है, नाइट्रोजन बेस। तो इस प्रकार से ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेंगे। इस प्रकार बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर तीन फॉर्म के डीएनए बन जाते हैं, तीन प्रकार के डीएनए बन जाते हैं, ए फॉर्म ऑफ डीएनए, बी फॉर्म ऑफ डीएनए और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। यानी कि बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर तीन टाइप के डीएनए बन जाते हैं, ए फॉर्म डीएनए, बी फॉर्म डीएनए और जेड फॉर्म डीएनए। तो वाटसन एंड क्रिक ने जो डीएनए की खोज की थी वो बी फॉर्म ऑफ डीएनए, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में आपका जो बायोलॉजिकल सिस्टम में डीएनए पाया जाता है वो बी फॉर्म ऑफ डीएनए पाया जाता है। यानी कि जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज करता है या फिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट जनरेशन के अंदर ट्रांसफर करता है, वो कौन सा डीएनए करता है, बी फॉर्म ऑफ डीएनए। तो जैसे ये आपकी कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गई और इसको आप क्या मान सकते हो, बी फॉर्म ऑफ डीएनए। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है, बी फॉर्म ऑफ डीएनए, ए फॉर्म ऑफ डीएनए या जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। तो ये कुछ अपने डीएनए हैं, ये ए फॉर्म डीएनए है, ये बी फॉर्म ऑफ डीएनए है एंड ये जेड फॉर्म ऑफ डीएनए है। ए फॉर्म ऑफ डीएनए आप देख पा रहे हो कि साइज के अंदर यानी लंबाई में छोटा है लेकिन चौड़ाई में ज्यादा है, लंबाई में क्या है, छोटा है, चौड़ाई में ज्यादा है। जेड फॉर्म ऑफ डीएनए देख रहे हो कि चौड़ाई के अंदर तो कम है और लंबाई में ज्यादा है। जेड फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर क्या देख पा रहे हो कि ये लंबाई में तो ज्यादा है और चौड़ाई में कम है। देन नेक्स्ट आप क्या देख पा रहे हो कि बी फॉर्म ऑफ डीएनए जो है वो इन दोनों का इंटरमीडिएट है और बी फॉर्म ऑफ डीएनए है वो नॉर्मल बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर पाया जाता है। अब ए फॉर्म ऑफ डीएनए ज्यादा है तो इसका मतलब इसका व्यास ज्यादा होगा, यानी कि इसका डायमीटर या व्यास भी ज्यादा होगा। बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो बी फॉर्म ऑफ डीएनए पाया जाता है उसका व्यास आप जानते हो कि कितना एंगस्ट्रॉम होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। तो ए फॉर्म ऑफ डीएनए का व्यास है वो इसके कंपैरिजन में तो ज्यादा ही होगा, और वो कितना ज्यादा होगा, जैसे कि मान लो इसको आप ये देख सकते हो कि 25 एंगस्ट्रोम के लगभग ये इसका व्यास मिलेगा आपको, 25 एंगस्ट्रोम के लगभग इसका व्यास मिलेगा। और जेड फॉर्म ऑफ डीएनए पतला है, इसके कंपैरिजन में पतला है, यानी कि इसका व्यास है वो सबसे कम मिलेगा, यानी कि 18 एंगस्ट्रोम या 17 या 18 एंगस्ट्रोम के आसपास इसका व्यास मिलेगा। देन वाटसन एंड क्रिक ने आपको बताया कि हेलिक्स की हाइट है, हेलिक्स की हाइट है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी कि जो बी डीएनए की एक हेलिक्स की हाइट है वो कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम। अब ए फॉर्म ऑफ डीएनए छोटा है साइज में, ए फॉर्म ऑफ डीएनए अगर साइज में छोटा है तो इसका मतलब इसकी हेलिक्स की हाइट है वो इसके कंपैरिजन में कम होगी, हेलिक्स की हाइट है वो इसके कंपैरिजन में कम होगी। और हेलिक्स की हाइट कितनी कम हो सकती है, इसकी हाइट होती है 34 एंगस्ट्रम, यानी कि ये इससे छोटा है, इससे छोटा है तो इसकी हाइट कितनी है 34 एंगस्ट्रम।
और जो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए है इसकी सबसे ज़्यादा लंबाई है, और लंबाई है तो इसकी हाइट है अप्रोक्सीमेट 44 एंगस्ट्रॉम। इसकी कितनी है? 44 एंगस्ट्रॉम। इस प्रकार से एक हेलिक्स के अंदर, इसके अंदर 10 नाइट्रोजन बेस होते हैं और उनके बीच में कितनी स्पेस होता है? 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पर हाइट छोटी है, हाइट छोटी है तो नाइट्रोजन बेस के बीच में गैप भी कम होगा, और वो गैप कितना होगा? 2.4 एंगस्ट्रॉम। यानी कि वो गैप कितना हो सकता है? 2.4 एंगस्ट्रॉम। ये 2.4 एंगस्ट्रॉम हो गया। देन यहाँ पर कितना गैप होता है? लंबाई ज्यादा है, और लंबाई ज्यादा है तो यहाँ पर कितना हो सकता है? 4.4 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे कितना हो सकता है? 4.4 एंगस्ट्रॉम। ये हमारी इसके बारे में बात हुई। एंड इसका व्यास जो है वो हमने कितना बताया? ये जो हो सकता है वो 24 एंगस्ट्रॉम के लगभग हो सकता है। इसका व्यास जो है वो 24 एंगस्ट्रॉम के लगभग हो सकता है। एंड इसका व्यास है वो इससे कम, यानी कि 18 एंगस्ट्रॉम के आसपास इसका व्यास हो सकता है। ये तो हेलिक्स की हाइट, इसकी चौड़ाई और इन सब के बारे में इन डीएनए के अंदर बात हुई है अपनी। देन और भी कुछ चीजें आती हैं जिसको अपन आगे पढ़ लेंगे, यानी कि एक मेजर ग्रूव होती है और एक माइनर ग्रूव होती है। यानी कि एक मेजर ग्रूव एंड एक माइनर ग्रूव होती है। तो वो सब चीजें क्या होती है? तो ये तो आपका डीएनए की एक स्ट्रक्चर है। जब आप एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करते हो तो आपका डीएनए है वो ऐसे दिखाई देता है। तीनों फॉर्म के डीएनए है वो इस प्रकार से दिखाई देते हैं। देन अगर आप इसका 3D प्रिंटेड देखना चाहो, इस डीएनए का 3D प्रिंटेड, तो आपको वो कुछ ऐसे दिखाई देंगे। यानी कि 3D फॉर्म के अंदर आपको डीएनए है वो इस प्रकार से दिखाई देंगे। अब तीनों के अंदर एक तो होती है मेजर ग्रूव, एक होती है माइनर ग्रूव। यानी कि एक तो क्या होती है? मेजर ग्रूव, एक माइनर ग्रूव। मेजर ग्रूव वो ग्रूव होती है जहां पर मैक्सिमम जीन्स का एक्सप्रेशन होने के लिए कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स पाए जाते हैं। यानी कि मेजर ग्रूव है वो प्रेजेंट होती है जहां पर मैक्सिमम जीन्स एक्सप्रेशन के लिए कुछ फैक्टर्स पाए जाते हैं जो जीन्स का एक्सप्रेशन कराते हैं। और माइनर ग्रूव पर भी कुछ फैक्टर्स होते हैं लेकिन मेजर ग्रूव के कंपैरिजन में कम होते हैं। यानी कि ज्यादा जीन एक्सप्रेशन कहां से होगी? मेजर ग्रूव से। तो जो आप बी फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर देख पा रहे हो कि मेजर ग्रूव जो है वो वाइड है, यानी कि मेजर ग्रूव ज्यादा बड़ी है, और यहाँ पर आप माइनर ग्रूव देख रहे हो वो कम है। यानी कि यहाँ पर माइनर ग्रूव के अंदर आप बहुत ही कम जीन्स, कम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आपको दिखाई दे पा रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। और मेजर ग्रूव के अंदर ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। ये बात है जेड फॉर्म ऑफ डीएनए एंड बी फॉर्म ऑफ डीएनए। लेकिन आप ए फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर देखते हो तो मेजर ग्रूव होती है वो नैरो होती है। यानी कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मेजर ग्रूव पर कम होते हैं, और जो माइनर ग्रूव है वो ए फॉर्म ऑफ डीएनए की ज्यादा बड़ी होती है। यानी कि माइनर ग्रूव है वो ज्यादा बड़ी होती है। इसीलिए बायोलॉजिकल सिस्टम में कौन सा डीएनए पाया जाता है? बी फॉर्म ऑफ डीएनए। क्योंकि ए फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर जो मेजर ग्रूव होती है वो नैरो होती है। मेजर ग्रूव नैरो होती है और माइनर ग्रूव वाइड होती है। लेकिन जब आप बी फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर देख पा रहे हो कि यहाँ पर माइनर ग्रूव पे बहुत ही कम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी बहुत ही कम जीन एक्सप्रेशन को करने वाले फैक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेजर ग्रूव पर इन दोनों के अंदर ही ज्यादा होते हैं। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में हमेशा कौन सा डीएनए पाया जाता है? बी फॉर्म ऑफ डीएनए। तो ये तो बातें हो गई आपकी किसके बारे में? तीनों टाइप्स के डीएनएज के बारे में। अब इनका अपन कुछ स्पेशल अध्ययन करते हैं। जैसा कि आपने बता दिया कि इसका व्यास कितना होता है, वो चीजें आपने देख ली। देन अब कुछ स्पेशल चीजें हैं जिसको अपन नेक्स्ट लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जेड फॉर्म ऑफ डीएनए है, वो ए फॉर्म ऑफ डीएनए है एंड बी फॉर्म ऑफ डीएनए है। ये यहां तक आपको विजिबल हो जाएगा।
और यहां अपन क्या डाल देते हैं, करेक्टर्स डाल देते हैं। यहां अपन करेक्टर्स डाल दिया। तो पहला करेक्टर आपको क्या डालना है, पहला करेक्टर अपन ये डालेंगे कि जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का ओरिएंटेशन कैसे होता है, यानी कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का ओरिएंटेशन भी आपने पढ़ा था सिन या एंटी। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो किस टाइप से पाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहां पर एंटी, यहां पर भी एंटी टाइप का पाया जाता है। यहां पर प्यूरीन एंड पायरिमिडीन में अलग अलग टाइप का पाया जाता है, यानी कि जेड फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर प्यूरीन एंड पायरिमिडीन में अलग अलग टाइप का जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो आपको देखने को मिलेगा। तो पायरिमिडीन है, पायरिमिडीन का नाम हमने क्या दिया था, वाई। ध्यान रखना, पायरिमिडीन को क्या नाम देंगे, वाई। उसके अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंटी टाइप का मिलेगा। और जो प्यूरीन है, जो प्यूरीन को हमने नाम क्या दिया, आर, उसके अंदर जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो सिन टाइप का मिलेगा। देन दूसरा करेक्टर है सुगर पकरिंग, यानी कि सुगर्स जो हैं वो एक दूसरे से किस टाइप से बंधी हुई होंगी। तो शुगर पकरिंग बी फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर होती है C2 एंडो एंड C3 एक्जो। जो बी फॉर्म ऑफ डीएनए होता है उसके अंदर शुगर पकरिंग कैसी होती है, C2 एंडो एंड C3 एक्जो, यानी कि C2 2 नंबर कार्बन का प्राइम है वो बाहर निकला हुआ होगा और 3 नंबर का अंदर की तरफ। इस प्रकार से एक डीएनए के अंदर ये अरेंजमेंट होता है। इन देन ए फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर आपको इसका जस्ट उल्टा दिखाई देगा, यानी कि C2 एक्जो एंड C3 एंडो। ए फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर आपको इसका जस्ट अपोजिट दिखाई देगा। देन इसके अंदर आप बात करोगे तो इसके अंदर भी सीन है वो जेड फॉर्म में अलग होता है। इसके अंदर भी प्यूरीन एंड पायरिमिडीन में अलग अलग टाइप का होता है। तो यहां पर जब आप बात करोगे पायरिमिडीन की यानी कि वाई की, तो इसके अंदर तो होता है C2 एंडो एंड C3 एक्जो। देन आप प्यूरीन की बात करोगे तो इसके अंदर होता है C2 एक्जो एंड C3 एंडो। ये तो बात हो गई शुगर पकरिंग के बारे में। देन जो नेक्स्ट कैरेक्टर हमने जितने भी बताए थे इनकी एक मेजर ग्रुप के बारे में भी डाल लेना, यानी कि ग्रुव, मेजर ग्रुव एंड माइनर ग्रुव के बारे में वो भी बातें पता करनी है अपने को। तो ग्रुव्स ऑफ डीएनए, ग्रुव ऑफ डीएनए। तो बी फॉर्म ऑफ डीएनए जो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट था उसके अंदर क्या थी, जो मेजर ग्रुव थी वो वाइड थी, यानी कि ज्यादा फैली हुई, और माइनर ग्रुव है वो नैरो थी, माइनर ग्रुव नैरो थी। देन इसके अंदर ए फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर जो मेजर ग्रुव थी वो नैरो थी एंड जो माइनर ग्रुव थी वो वाइड थी। अब जब आप जेड फॉर्म ऑफ डीएनए की बात करोगे तो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर मेजर ग्रुव वाइड होती है एंड माइनर ग्रुव नैरो होती है। माइनर ग्रुव क्या होती है, नैरो होती है। उसके बाद में ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे जो मैंने आपको लिखवाए। इसके अलावा अब मैंने आपके जो इनकी स्ट्रक्चर पढ़ाई तो उसका डायमीटर में कैसे चेंज होता है तीनों के अंदर, उसमें क्या डिफरेंस होता है, हेलिक्स की हाइट में क्या डिफरेंस होता है, लंबाई चौड़ाई जितने भी डिफरेंस थे वो डिफरेंस भी आपको डालने हैं।
अब देखिए यहां तक तो बात होगी इसके बारे में, इन डीएनएज के बारे में। अब अपन देखते हैं कि बी फॉर्म ऑफ डीएनए तो नॉर्मल देखने को आपको मिलता है, तो जब बी फॉर्म ऑफ डीएनए को हाई साल्ट की कंसंट्रेशन दे देंगे, हाई साल्ट की कंसंट्रेशन दे देंगे तो उससे ए फॉर्म ऑफ डीएनए बन जाता है। यानी कि बी फॉर्म ऑफ डीएनए से ए फॉर्म ऑफ डीएनए है वो आसानी से बनाया जा सकता है, आसानी से बनाया जा सकता है। जब आप इसको हाई साल्ट कंसंट्रेशन और थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दोगे, यानी कि थोड़ा टेम्परेचर का भी आप ट्रीटमेंट कर दोगे, तो वो बी फॉर्म ऑफ डीएनए से कौन सा डीएनए बन जाएगा, ए फॉर्म ऑफ डीएनए। तो इसका मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर जो स्टेबल डीएनए होता है वो कौन सा डीएनए होता है, बी फॉर्म ऑफ डीएनए। देन जो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए होता है वो भी बायोलॉजिकल सिस्टम में कम प्रेजेंट होता है, जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। तो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर आप देख पाओगे कि इसमें सीपीजी आइसलैंड प्रेजेंट होता है। सीपीजी आइसलैंड का क्या मतलब हो गया कि अल्टरनेटिव फॉर्म से इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक बार साइटोसिन होती है, उसके साथ में फॉस्फेट बॉन्ड के साथ कौन जुड़ा हुआ होता है, ग्वेनिन। तो सीपीजी 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 ऐसे अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर जो साइटोसिन है वो मिथाइलेटेड होता है, साइटोसिन है वो मिथाइलेटेड होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मिथाइलेशन हो गया तो इसका मतलब उस जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। अगर हमने मिथाइलेशन कर दिया जीन्स के ऊपर या डीएनए के ऊपर हमने मिथाइलेशन कर दिया तो वो जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं हो पाएगा। तो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर है वो जीन्स का एक्सप्रेशन नहीं होता है, ये सिर्फ जीन्स को बांधे हुए रखता है। यानी कि ऐसे आपका कुछ क्रोमेटिन मिलता है और यहाँ पर ऐसे कुछ क्रोमेटिन मिलता है और यहाँ पर जो आपका डीएनए है इस प्रकार से बंधा हुआ रहता है। हालांकि इसके ऊपर न्यूक्लियर लेमिन वगैरह बहुत सारी चीजें पढ़ोगे जिसकी वजह से न्यूक्लियस के साथ में बंधा हुआ रहता है। तो ये जो पार्ट है बाहर आपको निकला हुआ खुला पार्ट दिखा रहा है, इसका तो होता है एक्सप्रेशन, इसका तो क्या होता है एक्सप्रेशन। और ये जो चिपका हुआ पार्ट है न्यूक्लियस से यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, इसका नॉट एक्सप्रेशन, यानी कि इसका एक्सप्रेशन नहीं होता। तो इसके अंदर क्रोमेटिन के अंदर भी कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसका एक्सप्रेशन किया जाता है और कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जिसका एक्सप्रेशन नहीं किया जाता। जिनका एक्सप्रेशन होता है उनको तो अपन बोलते हैं यूक्रोमेटिन, जो एक्सप्रेसिंग पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं यूक्रोमेटिन। एंड जिसका एक्सप्रेशन नहीं होता उसको अपन बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, उसको अपन क्या बोलेंगे हेटेरोक्रोमेटिन। तो इस प्रकार से यूक्रोमेटिन है हेटेरोक्रोमेटिन होता है। तो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए कहाँ पाया जाता है, जिस जीन्स का आपको एक्सप्रेशन नहीं करना होता वहां पर आपको जेड फॉर्म ऑफ डीएनए है वो मिल सकता है। एक पॉसिबिलिटी है कि वहां पर आपको जेड फॉर्म ऑफ डीएनए मिल सकता है, लेकिन जिस जीन्स का आपको एक्सप्रेशन करना है वहां पर आपको जेड फॉर्म ऑफ डीएनए दिखाई नहीं देगा। यानी कि जहां पर आपको एक्सप्रेशन करना वहां पर आपको जेड फॉर्म ऑफ डीएनए दिखाई नहीं देगा। इसके अंदर एक हेलिसिटी के बारे में भी इंफॉर्मेशन डाल लेना, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। यहां पर मैं जो चौथा करेक्टर लिख रहा हूं वो हेलिसिटी के बारे में लिख रहा हूं। चौथा करेक्टर में आपको क्या लिख रहा हूं, हेलिसिटी। ये अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो भी आप सुन लेना, हेलिसिटी। और यहां पर हेलिसिटी यानी डीएनए जो होता है वो राइट हैंडेड होता है, बी फॉर्म ऑफ डीएनए राइट हैंडेड होता है, राइट हैंडेड। एंड ए फॉर्म ऑफ डीएनए भी कैसा होता है, राइट हैंडेड। यहां तक तो आपको दिख रहा होगा राइट हैंडेड। एंड जो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। जेड फॉर्म ऑफ डीएनए कैसे होता है, लेफ्ट हैंडेड होता है। अब राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड का क्या मतलब हो गया, ये देखिए लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स है, उसकी हेलिक्स आपको कुछ अजीब टाइप की दिखाई दे रही है। यानी राइट हैंडेड डीएनए है वो आराम से एक दूसरे से कुंडलित हुआ है, उसका आपको दो स्ट्रैंड है वो एंटी पैरेलल एकदम से घूमते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिसकी लेफ्ट हैंडेड ओरिएंटेशन होता है उसका जो कुंडलन है वो ऐसे कुछ ही आगे पीछे होता हुआ दिखाई देता है।
तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंडेड है, यानी कि ये जो कुंडलित होता है, दो स्ट्रैंड है, जब रेप्लिकेशन होता है तो एक दूसरे से कुंडलित हो जाते हैं। जो जब उसके अंदर कुंडलित होता है यानी हेलिक्स फॉर्म बनती है तो वो राइट हैंडेड बनती है, तो उसका एक्सप्रेशन आसानी से हो सकता है। और जो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होती है जिसका ओरिएंटेशन अगर लेफ्ट हैंडेड हो गया तो यानी कि उसका जीन्स का एक्सप्रेशन भी इजीली नहीं हो सकता। इसीलिए जेड फॉर्म ऑफ डीएनए है वो भी बायोलॉजिकल सिस्टम में कम मिलता है और ए फॉर्म ऑफ डीएनए भी बायोलॉजिकल सिस्टम में कम मिलता है, क्योंकि ए फॉर्म ऑफ डीएनए से यानी बी फॉर्म ऑफ डीएनए को आप हाई साल्ट कंसंट्रेशन दे दो तो उसके अंदर कुछ बेस हैं वो टूट जाते हैं और उसकी स्ट्रक्चर है वो मोटाई बढ़ जाती है, नाइट्रोजन बेस की कमी आ जाती है। इसी से क्या बन सकता है, ए फॉर्म ऑफ डीएनए। यानी बी फॉर्म ऑफ डीएनए से आप ए फॉर्म ऑफ डीएनए बना सकते हो, लेकिन जो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है, क्योंकि इसके अंदर बस सीपीजी आइसलैंड होता है, सीपीजी आइसलैंड होता है और वो भी मिथाइलेटेड होता है, यानी इसका भी मिथाइलेशन हुआ हुआ होता है। तो ये तो होता है हेलिक्स ओरिएंटेशन के बारे में। ए फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर राइट हैंडेड हेलिक्स होती है, बी फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर भी राइट हैंडेड हेलिक्स होती है, और जो जेड फॉर्म ऑफ डीएनए है उसके अंदर लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होती है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि जेड फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर लेफ्ट हैंडेड है, यानी कि यहाँ पर भी आपको कुंडलन है वो प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ए फॉर्म ऑफ डीएनए एंड बी फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर है वो डीएनए पूरा घुमा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो ये होता है राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड, तो ये उनके डिफरेंस थे। इसके अलावा आप ये डाल लेना कि डायमीटर जो होता है बी फॉर्म डीएनए का कितना होता है, ए फॉर्म का कितना होता है, जेड फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर कितना होता है, हेलिक्स की हाइट, नाइट्रोजन बेस के बीच में गैप, ये सब चीजें भी आप क्या कर लेना, इसके अंदर ऐड कर लेना। ये सब चीजें भी ऐड आपको करनी है। देन जेड फॉर्म ऑफ डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक बात यह लिख लेना कि इसके अंदर सीपीजी आइसलैंड होता है। सीपीजी आइसलैंड का क्या मतलब हो गया कि यहाँ पर ये साइटोसिन है और ग्वानिन है और उसके बीच में क्या है, फोस्फेट बॉन्ड, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से फोस्फेट बॉन्ड से बंधे हुए हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सीपीजी आइसलैंड। एंड ये कंटिन्यूस होता है, सीपीजी यहाँ पर फिर से पी, यहाँ से फिर से सी, पी जी सी पी जी, ऐसे कंटिन्यूसली होता जाता है। तो इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि एडिनिन एडिनिन एंड थाइमिन है वो आपको बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, एडिनिन एंड थाइमिन है वो बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ बातें थी हमारी, ये कुछ बातें थी न्यूक्लियोटाइड्स की तीनों फॉर्म्स के बारे में। तो यहाँ पर आज अपना न्यूक्लियोटाइड भी कंप्लीट होता है। बस दो चार इंफॉर्मेशन है कि आरएनए के बारे में देखेंगे कि आरएनए कितने टाइप के होते हैं, उसके अंदर क्या क्या होते हैं। डीएनए के बारे में तो बात कंप्लीट हो गई है, आरएनए के अंदर भी अपने को देखना है, क्योंकि कभी कभार जैसे एमआरएनए, टीआरएनए, एसएनआरएनए, एसएनओआरएनए, आरआरएनए, यानी कि कितने टाइप के आरएनए होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है। इन सब आरएनएज के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। आज आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।